नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। प्रवर्तन निदेशालय भी गजब खेल खेलता है, तो उसकी राह पर अब एसीबी और ईओडब्ल्यू भी चलने लगी है। किस तरीके से चुन चुन कर किसे पकड़ना है, किसे छोड़ना है, किससे वसूली करना है, इस खेल को लेकर ईडी चौतरफा गिरी हुई थी। तो अब एसीबी ईओडब्ल्यू पर भी इस तरह के आरोप लगने लगे हैं, और तब जब उसके चीफ अमरीश मिश्रा हैं। कई लोग तो अमरीश मिश्रा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह के सवाल हैं अमरीश मिश्रा को लेकर। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस बहुचर्चित कोल लेवी स्कैम का। छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलने में इस स्कैम का महत्वपूर्ण रोल रहा है। इस खेल में आईएएस, आईपीएस दोनों लॉबी सक्रिय थे और दोनों के खिलाफ ईडी ने जमकर कार्रवाई करने का दावा किया था। कई तरह के आरोप लगे थे। किसी को साजिशकर्ता बताया गया तो किसी को सरगना। और किस तरीके से ईडी पर आरोप लगे यह भी किसी से छिपा नहीं है। उस दौर में भूपेश बघेल ने तो जबरदस्त हमला किया था ईडी के इस कार्रवाई को लेकर। इस मामले में सूर्यकांत तिवारी को सरगना बताया गया था और उसके साथ साथ कितने ही अफसरों की गिरफ्तारी हुई थी। तब हमने एक सवाल उठाया था कि क्या ईडी भी आईएएस और आईपीएस पद को देखकर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ईडी के स्कोल परिवहन लेवी के आरोप के बाद आईपीएस अधिकारियों को बख्श दिया गया था। चालान को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए। बड़ा लंबा चौड़ा चालान होता है ईडी का। हजारों पेज के इस चालान में आगे आने वाले दिनों में सजा होगी कि नहीं होगी, यह न्यायालय तय करेगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कोरबा की तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू और भी आईएएस की गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा भी कई डिप्टी कलेक्टर, माइनिंग ऑफिसर लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तब तहलका मच गया था इन गिरफ्तारियों को लेकर। पूछताछ की फेहरिस्त भी लंबी थी और इन पूछताछ में आईपीएस अधिकारियों के भी नाम सामने आए थे जिनसे पूछताछ की गई थी, जिसमें तत्कालीन परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा का नाम भी था। तो बिलासपुर और कोरबा में पदस्थ पुलिस वालों का भी नाम था, जिसमें भोजराज पटेल, पारुल माथुर जैसे लोगों से भी पूछताछ के बाद कहा गया था कि इस तरह के एविडेंस ईडी को मिले हैं कि इनकी नौकरी जा सकती है। लेकिन ना तो उन सबूतों का पता चला और ना ही इनके खिलाफ कोई विशेष कार्रवाई हुई। उसके बाद भोजराज पटेल तो मुंगेली जिले में एसपी तक बन गए। ऐसे में जब ईडी ने एसीबी को मामला सौंप दिया तब एसीपी पर भी आरोप लगा। क्या सचमुच इस मामले में या और भी दूसरे मामले में, चाहे शराब घोटाला हो, डीएमएफ फंड हो, डीएमएफ फंड को लेकर तो चावड़ा को गिरफ्तार किया गया, उसे सरगना बताया जा रहा है, उसके बारे में भी हमारी टीम लगी हुई है। हम विस्तार से आपको आगे बताएंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस कोल लेवी स्कैम के बारे में। एसीबी तब विवादों में आई जब कांग्रेस के एक बड़े नेता, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले गिरीश देवांगन ने शिकायत की थी। गिरीश देवांगन ने शिकायत में कहा था कि धारा 164 के तहत फर्जी बयान के आधार पर एसीबी कार्रवाई कर रही है। इस मामले को लेकर जो आरोप थे बेहद गंभीर थे, जिसमें एसीबी चीफ अमरीश मिश्रा, डीएसपी राहुल शर्मा और एडिशनल एसपी चंद्रेश ठाकुर के खिलाफ गंभीर शिकायतें थी या गंभीर आरोप थे। यह मामला न्यायालय में गया। लोगों को लगा कि सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, फैसला आएगा। फैसला तो आया, लेकिन इस फैसला नहीं कहना चाहिए। गिरीश देवांगन की शिकायत पर इस मामले को देख रहे उनके वकील फैजल रिजवी ने कोर्ट में अपनी पक्ष दमदारी से रखी, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। पर मामले में लगे आरोपों को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई, यानी फैसला नहीं आया और मामला अभी भी खड़ा हुआ है। फैसला इसलिए नहीं आया क्योंकि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में यह था ही नहीं। तब ऐसे में धारा 164 के तहत बयान लेने को लेकर जो आरोप लगे हैं उसका क्या, वह तो अभी भी खड़ा हुआ है। अधिकारी के खिलाफ लगे आरोप अभी भी खड़े हैं। हालांकि फैजल रिजवी ने कहा कि वे इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर करेंगे। ऐसे में अमरीश मिश्रा, चंद्रेश ठाकुर और राहुल शर्मा पर लगने वाले आरोपों का क्या होगा, वह तो अभी जिंदा है। फौरी तौर पर याचिका खारिज हो जाने की वजह से इन्हें राहत तो जरूर मिल गई, लेकिन यदि रीट याचिका लगाई गई तो इन अफसरों की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही है। यह कहना है कानून के विशेषज्ञों का, क्योंकि जो सबूत दिखाए जा रहे हैं, शिकायत में जो सबूत बताए गए, किस तरीके से धारा 164 के तहत लिए गए बयान फर्जी थे, मैनिपुलेट किए गए। तब दूसरी खबर एक और आने लगी। कहा जा रहा है कि एसीबी चीफ अमरीश मिश्रा छत्तीसगढ़ में रहना ही नहीं चाहते। उन्होंने केंद्र सरकार को आवेदन कर दिया है।
वे केंद्रीय नौकरी डेप्यूटेशन में जाना चाहते हैं। पहले ही छत्तीसगढ़ में आईएएस, आईपीएस की कमी है। तब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अमरेश मिश्रा इतने महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं? क्या सत्ता का बेहद दबाव है या उनके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं उससे वे परेशान हैं? कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दौर में सरकार की अपनी रीति नीति है और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। किसे फंसाना है, किसे पकड़ना है, किसे छोड़ना है, किसे पार्टी में लेना है, किसे वॉशिंग मशीन में धो देना है, यह खेल बखूबी सत्ता कर रही है। और वह सत्ता जिसे मोदी शाह की सत्ता कहते हैं। ऐसे 50 उदाहरण हैं। हम बार बार उन उदाहरणों को रिपीट नहीं करना चाहते। असम से लेकर यानी हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर सुधेंदु अधिकारी से लेकर हाल ही में विमान दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई अजीत पवार तक कितने ही उदाहरण हैं। जब सरकार ने आरोप लगाया, ईडी भेजा और क्लीन चिट मिल गया, प्रफुल्ल पटेल के नाम भी शामिल है। तब ऐसे में देखना है कि इस मामले में फौरी राहत तो इन अधिकारियों को मिल गई, अमरेश मिश्रा, राहुल शर्मा और चंद्रेश ठाकुर को। लेकिन क्या आने वाले दिनों में यह मामला तूल पकड़ेगा? देखना होगा। हमारी नजर इस पर लगी हुई है। इसी तरह से महादेव सट्टैप में नाम आए आईपीएस अधिकारियों में आनंद छाबड़ा को प्रमोशन, प्रशांत अग्रवाल को प्रमोशन, अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख और भी आईपीएस और एडिशनल एसपीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, बल्कि सभी को धीरे धीरे प्रमोशन और पोस्टिंग मिलते जा रही है। कार्रवाई तो दूर, कहाँ गया मोदी की गारंटी? अपराधी कोई भी हो, सलाखों के पीछे रहेगा। सिर्फ चुनावी जुमला साबित हो गया, दिख गया कथनी और करनी। आगे खुलासा जारी रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।